अर्ली रिंकल्स क्यों आते हैं? अच्छा, एजिंग के अर्ली रिंकल्स की बहुत सारी रीजंस हैं और हमारे यहाँ बहुत सारे लोग डिनाइल में रहते हैं। उनको ये सुनना अच्छा नहीं लगता कि ये एजिंग की वजह से रिंकल्स आ गए। वो कोई ना कोई और रीजन बताते हैं, मैं सोई नहीं थी, मेरा आजकल कोई स्ट्रेस चल रहा है, इस तरह के मल्टीपल एक वेग सी रीजन देने की कोशिश कर रहे होते हैं। देखिए, एजिंग जो है वो 22 ईयर्स की एज के बाद शुरू हो गई है। हमारा कोलेजन लॉस होना शुरू हो गया है पर ईयर। अब वो कोलेजन लॉस सिर्फ स्किन में नहीं हो रहा, हमारे बोन्स में, मसल्स में, पूरी बॉडी में, हर जगह पे हो रहा है। लेकिन स्किन तो नजर आ रही है, इसलिए उसके ऊपर एजिंग नजर आना शुरू हो जाती है। अब इसके अंदर मल्टीपल फैक्टर्स हैं, जेनेटिक फैक्टर्स हैं, यानी कुछ फैमिलीज में वो जेनेटिकली ब्लेस्ड हैं कि उनके अंदर अर्ली साइंस नजर नहीं आते और वो थोड़ा डिले, उनको लेट 30s 40s में जाके साइन नजर आना शुरू होते हैं। लेकिन कुछ फैमिलीज के अंदर उनकी जेनेटिक्स ऐसी हैं कि उनको अर्ली एजिंग आना शुरू हो जाती है, लाइक वो अभी 20s में ही होते हैं और उनको आईज के साइड के ऊपर रिंकलिंग आना शुरू हो जाती है, फोल्ड्स ज्यादा प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाते हैं, नेक पे लाइन आना शुरू हो जाती है या फोरहेड लाइंस नजर आना शुरू हो जाती है। जेनेटिक फैक्टर के अलावा जो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्या है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस, धूप की शुआएं। अब धूप की गर्मी हमें कुछ नहीं कह रही, जो धूप की शुआएं हैं जो कि गाड़ी के अंदर भी मौजूद है, जो हमारे घर के अंदर भी मौजूद है, जो ऑफिस के अंदर भी आ रही है, उन शुआओं की वजह से रोशनी और उन शुआओं की वजह से हमें इंडोर में उतनी लाइट्स ऑन नहीं करनी पड़ रही होती डे टाइम के अंदर। तो ये जो यूवी रेडिएशंस हैं ये हमारे एजिंग के प्रोसेस को एक्सेलरेट कर रही होती हैं। इससे बचना बहुत आसान है कि हम रेगुलर बेसिस के ऊपर अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप मॉइस्चराइजर लगाना शुरू कर दें। सारा जेनेटिक फैक्टर हमारे इख्तियार में नहीं था, लेकिन इसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं, हम अननेसेसरी एक्सपोजर को कम कर सकते हैं और हम अच्छा मॉइस्चराइजर और सनब्लॉक रेगुलरली इस्तेमाल कर सकते हैं। मॉइस्चराइजर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर स्किन ड्राई रहेगी तो डिहाइड्रेटेड स्किन भी एज करती है जल्दी, तो दिन में 3-4 दफा मॉइस्चराइजर लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक और जो एजिंग का फैक्टर है दैट इज स्मोकिंग। स्मोकिंग हमारी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस करता है, इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करते हैं। स्मोकिंग के बहुत सारे नुकसान हैं, उनमें से एक नुकसान ये भी है कि ये एजिंग को एक्सेलरेट कर देता है। अब इसके अलावा जो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर हमारी सोसाइटी में इस टाइम पे है दैट इज फास्ट फूड एंड शुगरी फूड्स एंड शुगरी ड्रिंक्स। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली लोग इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं कि अगर हमारी डाइट ही अच्छी नहीं है, हमारी डाइट ही ऐसी है जो बॉडी में इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस कर रही है, तो उसके बहुत सारे नुकसान आने हैं। बहुत सारी चीजों के लिए हम एट रिस्क हैं एंड वन ऑफ दोज इज एजिंग। हमें रिंकलिंग जल्दी होना शुरू हो जाएगी। इसमें फास्ट फूड्स में वो तमाम आइटम्स जिसके अंदर फ्रोजन फूड आइटम्स हैं, टेस्ट एनहांसर्स हैं, कलरिंग एजेंट हैं, उसके अलावा जितने भी शुगरी ड्रिंक्स मिलते हैं, उसके अलावा ये सारे पैकेट के चिप्स हो गए और डिफरेंट किस्म की स्वीट्स हैं, कैंडीज हैं, स्नैक्स हैं, ये सारी चीजें हमें अवॉइड करनी चाहिए, ये बहुत कम लेनी चाहिए। हमें इसको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि दीज आर बैड फॉर आवर हेल्थ और ये हमारी रूटीन डाइट के अंदर नहीं होना चाहिए। रूटीन डाइट का मतलब ये नहीं कि डेली नहीं है तो आप मैंने ऑल्टरनेट डे पे ले लिया। आप वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ वीक जो आपका एक चीट मील है उसमें इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। अब इसके अलावा जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज स्ट्रेस एंड स्लीपलेसनेस। वो लोग जो रात की नींद पूरी नहीं करते हैं उनके अंदर भी एजिंग और रिंकलिंग जल्दी आती है। इसी तरह वो स्ट्रेस फिजिकल या मेंटल एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रेस ये भी हमारे बॉडी के अंदर चेंजेस लेके आते हैं और हम एक इन्फ्लेमेटरी स्टेट में रहते हैं, उसके साथ भी एजिंग जल्दी आ जाती है, रिंकलिंग जल्दी होती है। और इसके अलावा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज भी बेसिकली उन्हीं लोगों में ज्यादा आती हैं जो एक बैलेंस्ड हेल्दी मील्स नहीं ले रहे हैं और ज्यादातर आउटडोर फूड ले रहे हैं। और आउटडोर फूड भी बेसिकली उनके टेस्ट जो बर्ड्स है ना वो उनको बहुत ज्यादा परेशान करके रखते हैं और वो इसी तरह जंक फूड ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं या फास्ट फूड में वो वाला फास्ट फूड इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके अंदर पैकेट फूड बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं, फ्रोजन आइटम्स हैं, उसके अंदर टेस्ट एनहांसर्स और कलरिंग एजेंट्स हैं और न्यूट्रिटिव वैल्यूज भी बहुत कम है। तो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी के साथ भी हमारी एजिंग एक्सेलरेट हो जाती है। इस सारे प्रोसेस को हम बहुत अर्ली मैनेज करना शुरू कर सकते हैं। ऑब्वियसली इसको हम फुल स्टॉप नहीं कर सकते, लेकिन हम बहुत अच्छे तरीके से इसको स्लो डाउन कर सकते हैं अगर हम टाइमली इसको मैनेज करना शुरू कर दें। जो टाइमली मैनेजमेंट है उसमें मॉइस्चराइजर, सनब्लॉक जो सभी को लगाना चाहिए। उसके अलावा कुछ टॉपिकल सीरम्स होते हैं जो कि अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप, अकॉर्डिंग टू जेंडर, अकॉर्डिंग टू ऑक्यूपेशन उसके अकॉर्डिंगली देख के डर्मेटोलॉजिस्ट बता सकते हो। इसके लिए जस्ट एक दफा अगर आपने विजिट किया है देन फॉर ईयर्स आपको दोबारा कंसल्टेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर उसके बाद अगर आप ज्यादा एज 30 प्लस हो चुके हैं, 35 प्लस हो चुके हैं, फिर इसके बाद इसके अंदर सर्टेन प्रोसीजर्स हैं जैसे एनर्जी बेस्ड डिवाइसेस हैं, डिफरेंट किस्म की लेजर्स हैं, कुछ और बहुत ही सेफ मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं जो उसको यूज कर सकते हैं जिनका हरगिज नुकसान नहीं है।
अच्छा, इन तमाम चीजों का जिन लोगों को लगता है ना कि नुकसान आ रहा है, आप हमेशा चेक किया करें, हमेशा देखें। जो लोग आपको बता रहे हैं कि नहीं प्रोसीजर्स के साथ प्रॉब्लम आ गई, साइड इफेक्ट्स आ गए, तो वो उन लोगों ने किसी क्वालिफाइड, ट्रेन्ड, स्किल्ड प्रोफेशनल से नहीं कराए हुए होते हैं। इस फील्ड में इस वक्त क्वैकरी बहुत ज्यादा है और बहुत सारे वो लोग लेजर क्लिनिक या मेड स्पास के नाम पे इस वक्त ये सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, जबकि उनके पास कोई कोर नॉलेज नहीं है, वो डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं है, वो सर्टिफाइड डिग्री होल्डर नहीं है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अदरवाइज ये प्रोसीजर सारे बहुत ही सेफ हैं और हम बहुत अच्छी ब्रैकेट में रहते हुए एक लॉन्ग टर्म एंटी एजिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। इस बारे में अगर आपके कोई भी कंसर्न्स हैं, कोई कमेंट्स हैं, तो आप इनबॉक्स भी कर सकते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप ऐसी और बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।